Hello, dear aspirants. I hope you are good and also doing good with your studies and preparation. So, today we are going to analyze the answer set of Siddharth Sukla sir. So, let me tell you, he has scored All India rank 18 this year with history optional. So, here I am going to analyze his copy with regards to history optional only. So, the motive of the analysis is that so that we can understand that in what manner, in what structure sir has actually portrayed his answer. And also, we'll have to understand the overall structure, framework and ideas to write answer. That is what is the objective to analyze actually. So इसके साथ साथ we'll also learn कि what are some of the extra points that can be added so further इससे और भी अच्छा हो सकता था आंसर. क्या यहाँ पर स्कोप है कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को ऐड करने का या नहीं, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एक्चुअली इन दिस रिगार्ड. सो लेट्स डायरेक्टली कम टू द क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं. तो व्हाट वी कैन सी हियर कि क्वेश्चंस के थीम को सबसे पहले समझो कि किस थीम पे क्वेश्चन आया है. सो द थीम इज़ द बैटल ऑफ प्लासी. तो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट बैटल ऑफ प्लासी हियर. तो व्हेन यू आर एनालाइजिंग और व्हेन यू विल एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यू विल फाइंड दैट एट लीस्ट 10 टाइम्स द थीम इज बिन रिपीटेड. सो इन इट सेल्फ इससे ये पता चलता है कि कितना सिग्निफिकेंस है इस टॉपिक का. ओके, सो यहाँ पर आपको एटलीस्ट जब क्वेश्चन आपके पास आ रहा है तो एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस आप इसे रीड करिए. सो द बैटल ऑफ प्लासी वॉज वॉन बाई क्लाइव थ्रू इंट्रीग्यूज एंड इट डिसाइडेड द फेट ऑफ बंगाल. तो यहाँ पर जो थीम है वो बैटल ऑफ प्लासी है और जो सब्जेक्ट है वो क्लाइव है. और क्लाइव किस तरीके से उनके आइडियाज़, उनकी स्ट्रैटेजीज़ की मदद से आगे बंगाल के फेट को डिसाइड किया. सो दिस इज़ व्हाट इज़ द इंटरप्रिटेशन. और इसके बाद हम इसको दो फेस में, कहीं ना कहीं सर ने भी इसको दो फेस में आंसर करने का कोशिश किया है. पहले कहीं ना कहीं इन्होंने फर्स्ट फेस में जो स्ट्रैटेजीज़ जो क्लाइव ने कहीं ना कहीं लगाया था इस बैटल के पीछे, उसको कहीं ना कहीं हाईलाइट किया है. और उसके बाद जाकर किस तरीके से बंगाल के फेट को डिसाइड किया उसको सेकेंड फेस में आंसर में लिखा है. तो लेट्स कम टू द इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंट्रोडक्शन में सर ने क्या दिया है. तो बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट. अच्छा, लेट मी टेल यू वन थिंग. वेन एवर वी राइट आंसर, क्योंकि हम थोड़े जल्दी में रहते हैं एंड मेनी टाइम वी मेक मिस्टेक्स एंड दीज आर सिली मिस्टेक्स बिकॉज आंसर शीट जब आई मीन एग्जामिनर जो चेक कर रहा है वो पढ़ेगा तो उसके बाद में क्या होता है कि उससे गलत कहीं ना कहीं इंप्रेशन जाएगा, बहुत ही गलत इंप्रेशन जाएगा इस सिली मिस्टेक्स की वजह से. तो इस पर थोड़ा ध्यान रखना है. तो बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट बिटवीन आर्मीज ऑफ सिराजुद्दौला, नवाब ऑफ बंगाल एंड रॉबर्ट क्लाइव. ठीक है, तो ये सर ने एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया है यहाँ पर कि बैटल ऑफ प्लासी इनके बीच में लड़ा गया, दैट्स इट. और ये हार्डली 10% है ओवरऑल वर्ड लिमिट का. अब सर ने डायरेक्टली इसके बाद स्टार्ट कर दिया अपना जो डिमांड है क्वेश्चन का, बॉडी डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कर दिया है कि रॉबर्ट क्लाइव वॉन थ्रो इंट्रोड्यूस. तो किस तरीके से रॉबर्ट क्लाइव ने किस तरीके से स्ट्रेटेजाइज किया था इस पूरे बैटल को, वहाँ पर बताया गया है. तो सर ने जिस तरीके से मेंशन किया, लेट्स रीड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन विल कम टू द कंक्लूजन कि क्या ऐड करना है, क्या इसमें और इम्प्रूवमेंट हो सकता है. तो रॉबर्ट क्लाइव इंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विथ जगत सेथ्स. तो कौन होते थे जगत सेठ? तो इन्होंने मेंशन किया है कि रिच बैंकर्स ऑफ बंगाल सच एज ओमी चंद. तो अकॉर्डिंग टू के.एम. पानीकर, द रिच बैंकर्स ऑफ बंगाल सोल्ड द नवाब टू ब्रिटिश. तो इन्होंने पहले पॉइंट में ये क्लियर किया है कि किस तरीके से रॉबर्ट क्लाइव ने स्ट्रैटेजाइज किया कि जो जगत सेठ थे, जो रिच बैंकर्स थे जिनका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा था बंगाल में, उनको कहीं ना कहीं अपने साथ लिया. ओके, अब देखो यहाँ पर हमें ये समझ में आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी है. किसका? रॉबर्ट क्लाइव का. अब देखो आगे सर ने क्या मेंशन किया है कि मीर जाफर द कमांडर इन चीफ ऑफ नवाब्स आर्मी बेट्राइड हिम. धोखा दिया उनको. किसको? नवाब को धोखा दिया, राइट. सो ही रिकॉल्ड मीर मदन एंड मोहन लाल व्हेन दे वेर सक्सेसफुली फाइटिंग ब्रिटिशर्स. तो जब लड़ाई चल रहा था बीच में यहाँ पर मीर जाफर ने उनको रोका है, ठीक है, उनको वापस बुलाया है. तो धोखा यहाँ पर दिया किसको? नवाब को. आगे क्या है कि रॉबर्ट क्लाइव ऑलरेडी बॉट कॉर्टियर्स ऑफ नवाब सच एज घसीटी बेगम, राय दुर्लभ एक्सेट्रा ऑन इस साइड ओनली. ठीक है, तो अपने तरफ ये कर लिए थे पहले ही. अभी यहाँ पर एक दिक्कत है, आई विल टेल यू व्हेन आई विल कम बैक. अब देखो इसके बाद क्या है कि यहाँ पर फर्स्ट फेज को सर यहाँ पर कंक्लूड करते हैं. और कैसे करते हैं कि अल्टीमेटली सिराजुद्दौला वॉज ट्रैकरियसली किल्ड.
मतलब धोखेबाजी से उन्हें मार दिया गया लास्ट में। तो ओवरऑल ये करके फर्स्ट फेज कंप्लीट होता है। देन यहाँ से सेकंड जो पार्ट है, जो क्वेश्चन का डिमांड है, उसको यहाँ पर वो पूरा कर रहे हैं कि प्लासी डिसाइडेड द फेट ऑफ बंगाल, किस तरीके से प्लासी ने आगे का भविष्य बंगाल का डिसाइड किया। तो यहाँ पे सर क्या लिखते हैं कि ब्रिटिश बिकेम डी फैक्टो सोवरेन इन बंगाल अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड लेल एंड द न्यू नवाब मीर जाफर वॉज कहीं ना कहीं समझ लो कि प्रेस्टीज ऑफ ब्रिटिश, मतलब एक तरीके से आप ये भी समझ लो ना कि वो तो कठपुतली थे कहीं ना कहीं, वो पपेट जैसा बन गए थे, पपेट नवाब, आई मीन ब्रिटिशर्स का। तो ब्रिटिश यूज प्लासी प्लंडर इलीगल वेल्थ लाइक जनरेटेड फ्रॉम बंगाल। तो यहाँ पर प्लासी का जो प्लंडर था उससे कहीं ना कहीं बहुत ही नारमस वेल्थ उनके पास आया अल्टीमेटली। और यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स को भी ऐड किया जा सकता था। आई मीन लेट्स से फॉर एग्जांपल, ये अभी से नहीं, पहले से ही कहीं ना कहीं आप समझ लो कि वो उसकी शुरुआत हो चुकी थी। जैसे ही हमको फरमान देखने को मिलता है फारूक सियार का, एंड उसके बाद में फिर दस्तखत एंड ऑल दैट वो इशू करना स्टार्ट कर देते हैं बंगाल के अंदर में, जिससे उनको एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस मिल जाता है एज कम्पेयर टू द डिफरेंट ट्रेडर्स ऑफ बंगाल इटसेल्फ, जो कि इंडिजीनियस ट्रेडर्स थे। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। And slowly and gradually they also started to gain some the areas and land areas and all that, ज़मींदारीज मिलने लगा। तो उस तरीके से समझने की पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी धीरे धीरे उनका बढ़ेगा, ठीक है, हमें ये समझना है। एंड इसकी वजह से क्या होता है, ये जो वेल्थ इनके पास एनॉर्मसली आया था, तो डिफीट द फ्रेंच इन कार्नेटिक, डिफीट द डच एट द बैटल ऑफ बेदारा एंड विद देयर पावर इन लाइक इन देयर पावर इन बंगाल। एक्चुअली इस तरीके से उनके भी पावर बंगाल से ख़त्म हो जाते हैं। एंड इसके बाद में ब्रिटिश बिकेम इकोनॉमिक मास्टर ऑफ बंगाल। मीर जाफर कन्फर्म देयर लाइक कहीं ना कहीं लाइक देयर ट्रेड प्रिविलेजेस फर्दर असाइन दम 24 परनगास, और लाइक उनका जमींदारी उसे मिल चुका था एंड ऑल दैट। सो दस यहाँ पे इस क्वेश्चन के डिमांड को पूरा करते हुए सर आंसर को कंप्लीट करते हैं और यहाँ कंक्लूड करते हैं कि दस अकॉर्डिंग टू एन.के. सिन्हा द रिवॉल्यूशन ऑफ 1757 मेड ईस्ट इंडिया कंपनी द मास्टर ऑफ बंगाल। तो ये कहीं ना कहीं सर का आंसर था। सो अब हम लोग कहीं ना कहीं एक बार वापस से गो थ्रू करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे समझने का कि किस तरीके से हम अपने आंसर को और भी बेटर कर सकते हैं और यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स रहा है। देखो व्हेन आई एम कमिंग बैक टू दी इंट्रोडक्शन पार्ट, एक्चुअली जैसे मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में आता हूँ तो यहाँ पर मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये दिखता है कि देखो कि whenever we are writing answer, तो we are writing answer in history optionals, not in GS paper 1। तो यहाँ पर जो आई मीन फॉर एग्जांपल जो इंट्रोडक्शन यूज़ किया गया है सर के द्वारा, इट इज़ वेरी जेनरिक इन नेचर, ठीक है। दिस स्टेटमेंट कैन ऑल्सो बी यूज इन सेम GS1 आंसर, तो देर इज़ नो डिफरेंस एज सच। नाउ टू गिव द डिफरेंस, बिकॉज आपको अलग हटना पड़ेगा भीड़ से, एंड देन दैट्स वाई, एंड इसी तरीके से आपको मार्क्स मिलेगा एक्स्ट्रा। आई मीन डेफिनेटली सर ने आगे इम्प्रूव किया होगा, डेफिनेटली इम्प्रूव किया होगा। तो यहाँ पर हमें एक और चीज़ समझना है कि यहाँ पर क्या एड ऑन किया जा सकता है, क्या बेटर किया जा सकता है। Whenever you are writing answer of history optional, you should be aware about historiography first of all. I mean history is, yes we study the past here, but the past is been represented in different perspective of historian, and that we can understand through historiography. You need to quote the scholars actually. You need to I mean bit specific in these parameters, like जब भी आप answers लिख रहे हैं, so that becomes very important. So let me give you some idea, like if you are writing the let's say introduction, so you can use these phrases. जैसे for example I have actually mentioned one introduction here that I have written. देखो यहाँ पर मैंने कैसे लिखा है कि द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉलोड इन द वर्ड्स ऑफ बंगाली पोएट नोबीन चंद्र सेन बाई अ नाइट ऑफ एक्सटर्नल ग्लूम फॉर इंडिया। अब देखो जब भी आप इस तरह के फेस को इस्तेमाल करोगे तो सबसे पहले एग्जामिनर आई मीन जो आंसर को चेक कर रहा है तो उसके मन में सबसे पहले ये आएगा कि आई मीन दिस पर्सन हु हैज़ रिटन द आंसर, ज़रूर इसके पास में अच्छा नॉलेज है एंड इसने अच्छे से प्रिपेयर किया है और साथ ही साथ इसने रिसर्च भी किया है अच्छा खासा। तो ऐसे ही बस आंसर नहीं लिख दिया है, ही हैव गुड नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट। तो ये जो मैंने फ्रेज लिखा है तो दिस विल गिव यू एक्स्ट्रा एडवांटेज हियर, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा यहाँ पर। एटलीस्ट यू विल गेन 1 मार्क्स हियर, एटलीस्ट जो आपको शायद 5 मार्क्स मिल रहा है या 4.5 मिल रहा है, हो सकता है यहाँ पर इसकी वजह से 5.5 या 6 तक पहुँच जाए आपका मार्क्स। 1 एक्स्ट्रा मार्क्स एक्चुअली इज़ एनफ। एक मार्क्स करके ही कहीं ना कहीं आपका स्कोर बढ़ जाता है और आप बाकी लोगों से अलग होते हो और फिर टॉपर बनते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ फ्रेज लिखा है और ये है अ नाइट ऑफ इटर्नल ग्लूम फॉर इंडिया, ठीक है। तो ये जो फ्रेज है ये नोबीन चंद्र सेन ने यूज़ किया है, किसके पर्सपेक्टिव में,
ये यूज़ किया है बैटल ऑफ प्लासी के पर्सपेक्टिव में। जब मैं इसका इंटरप्रिटेशन करता हूँ, हिंदी में अनुवाद करूँ अगर, तो भारत के लिए शाश्वत निराशा की रात। ओके, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये कोटेशन को पुट करके हम एग्जामिनर को जो पहला इंप्रेशन है वो बेटर कर सकते हैं, तो दैट यू कैन ऐड। So the Battle of Plassey was followed, in the words of Bengali poet Nabin Chandra Sen, a night of eternal gloom for India, and it was a decisive victory for British East India Company over the Nawab of Bengal Sirajuddaulah in 23 June 1757. तो I have mentioned the exact date जब ये लड़ाई हुआ था। इससे क्या होगा, आपके आंसर को, आपके जो इंट्रोडक्शन है उसको ऑथेंटिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, कि आपने बस ऊपर से बात नहीं किया है, यू हैव रिटन थिंग्स इन डिटेल। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वी लर्न कि वेन एवर वी आर राइटिंग इंट्रोडक्शन, कि हमको थोड़ा कहीं ना कहीं पहला इंप्रेशन अच्छा देना है, राइट। तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वी लर्न। तो इसको और भी यहाँ पर बेटर किया जा सकता है, आप इस पर थोड़ा ध्यान रखिए। व्हाट इज़ नेक्स्ट? नेक्स्ट इज़ दैट, इसके बाद सर ने यहाँ डायरेक्टली इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया, बट आई लाइक टू से दैट ऐसा नहीं करिए। आप जब भी अपने इंट्रोडक्शन को लिखते हो उसके बाद ट्राई टू राइट वन कनेक्टिंग पैरा ऑल्सो। वाई कनेक्टिंग पैरा? क्यों कनेक्टिंग पैरा? इसलिए ताकि आपके आंसर और आपके जो इंट्रोडक्शन है और जो बॉडी है उसमें एक फ्लो मेंटेन रहे, ताकि ऐसा ना लगे कि आपने बस अचानक से 20 से स्टार्ट कर दिया है, तो वो आंसर अधूरा लगता है, पढ़ने में कहीं ना कहीं उतना फ्लो जैसा नहीं लगता है। तो इसलिए आप एक कनेक्टिंग पैरा जरूर जोड़िए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिखा है क्या, कि द बैटल एस्टैब्लिश कंपनीज रूल इन द कंपनी रूल इन बंगाल विच एक्सपैंडेड ओवर मच ऑफ इंडियाज फॉर नेक्स्ट 100 ईयर्स। तो ये कहीं ना कहीं एक लाइन मेरे आगे के बॉडी को कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कनेक्टिंग पैरा। आप कुछ डाटा, कुछ फैक्ट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी एनेक्डोट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज यू लाइक। ठीक है, इससे क्या होगा कि योर इंट्रोडक्शन विल कनेक्ट टू दी बॉडी। दैट इज़ वन थिंग यू नीड टू बी अवेयर अबाउट इट। तो जब भी आंसर लिख रहे हो, पहला एक अच्छा इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि आपका अच्छा इंप्रेशन जाए। दूसरा, जब भी आप इंट्रोडक्शन के बाद में बॉडी लिख रहे हो, ट्राई टू राइट वन कनेक्टिंग पैरा ऑल्सो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेजेस मिलेगा अच्छे आंसर को लिखने के लिए। अब देखो, दूसरा मैं बॉडी पे आता हूँ। तो जब भी यहाँ बॉडी स्टार्ट किया जा रहा है तो क्वेश्चन में देखो एक लोकेशन के बारे में कहा गया है, देयर इज अ लोकेशन विच इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। तो प्लीज वेन एवर देयर इज अ लोकेशन, ट्राई टू मेंशन वन मैप हेयर। एक छोटा मैप 10 सेकेंड 20 सेकेंड लगेगा बनाने के लिए, आप रफ में एक बॉक्स के अंदर बना दो। तो अगर आप यहाँ पर एक मैप दे देते तो कहीं ना कहीं आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेजेस पोजीशन मिलता है, जिसके कारण से हो सकता है आपको हाफ मार्क्स, या अगर अच्छा हुआ तो 1 मार्क्स एक्स्ट्रा और मिल सकता है, तो जिससे आपका आंसर हो सकता है 1.5 या 2 मार्क्स एक्स्ट्रा बढ़ जाए। नाउ कम बैक हियर। तो आई हैव मेंशन्ड अ मैप इन द बॉक्स हियर कि किस तरीके से दिस इज द भागीरथी रिवर इन द ईस्ट साइड ऑन द ईस्टर्न बैंक। क्या हमें दिखता है भागीरथी का, कि देयर आर 2 लोकेशन कॉल्ड मुर्शिदाबाद, दैट इज द कैपिटल ऑफ बंगाल दैट टाइम, एंड देन वी हैव हियर Calcutta, that is the center of East India Company in Bengal. And after that, when they were marching towards the मुर्शिदाबाद की इस तरफ से क्या होता है कि इंग्लिश मार्च करते हैं ऊपर की तरफ, एंड देन मुर्शिदाबाद से नवाब का 50,000 के आर्मी इधर आते हैं। अब यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पर क्या है, प्लासी। इस लोकेशन को आप मेंशन कीजिए। तो इससे क्या होगा कि एग्जामिनर विल अंडरस्टैंड कि आपको अच्छा नॉलेज है ज्योग्राफी का भी, कि हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो यू विल हैव टू इंटीग्रेट दैट सब्जेक्ट विद ज्योग्राफिकल नॉलेज ऑल्सो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट वी लर्न हेयर कि प्लीज ट्राई टू इनकलकेट अ मैप ऑल्सो विद दैट लोकेशन। अगर एग्जाम में क्वेश्चंस पे लोकेशन दिया है तो ज़रूर से ज़रूर मेंशन करिए उसका, बिकॉज इट्स अ बैटल, राइट। और बैटल एक लोकेशन पर ही होता है। चलो, तो इससे भी कहीं ना कहीं आपका मार्क्स इंक्रीज कर सकता है, दैट यू कैन ऐड ऑन। अब देखो, इसके बाद हम और भी कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि जैसे यहाँ पर सर ने कहा है क्या है कि रॉबर्ट क्लाइव ने किस तरीके से एग्रीमेंट किया जगत से, कंटेंट इज़ गुड। इसके बाद सर ने यहाँ पर मीर जाफ़र का पॉइंट मेंशन किया कि वॉर में किस तरीके से वापस बुला गया। बट आई ऐड वन मोर थिंग हेयर कि ये वाला जो पॉइंट है ना, इसे ऊपर ले आओ। इससे क्या होगा कि स्ट्रैटेजी बनाया, किन को साथ लाया, फिर जाकर इसका रिपॉकेशन क्या है, वो मीर जाफ़र है। तो इस तरीके से क्या होता है, आंसर प्रॉपरली अरेंज होता, पॉइंट्स प्रॉपरली अरेंज होता। सो द थर्ड थिंग दैट वी विल लर्न टू प्रॉपर अरेंज द पॉइंट सेगमेंट्स, कि किस तरीके से किस पॉइंट को कहाँ डालना है, उसका थोड़ा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि बीच में डाल दिया फिर अलग से कुछ और डाला। तो आपको सबसे पहले एग्रीमेंट के बारे में बताना है, जो उनके बीच में समझौता हुआ, जो कई अलायंस बना उनका। उसके बाद में
कौन कौन आए वो यहाँ पर मेंशन है, एंड एट लास्ट उसका जो रिजल्ट निकला, जो रिपरकशन निकला कि बेट्रायल हुआ, तो आप वहाँ पर इसको मेंशन करिए। और इसके साथ में कुछ फैक्ट्स भी आप मेंशन कर सकते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो लड़ाई हुआ था इसमें नवाब के आर्मी की तरफ से 50,000 की आर्मी थी, इधर से सिर्फ ब्रिटिश आर्मी 3,000 का ही था, और इनके बीच में जब लड़ाई हुआ तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि ये ऐसा लड़ाई है जो कभी लड़ाई नहीं किया। हिस्टोरियंस ऐसा कहते हैं, दिस इज द बैटल विच वॉज नेवर फॉट अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस। तो आप ऐसे करके इसको कहीं ना कहीं कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट फेज को। अब देखो सेकेंड फेज में जब आते हैं तो यहाँ पर क्या है कि ब्रिटिश बिकेम डी फैक्टो सॉवरेन, ये पॉइंट बहुत अच्छा है, आई मीन काफ़ी अच्छे से लिखा है इसको। यहाँ पर देखो ब्रिटिश यूज प्लासी प्लंडर, इसमें कुछ जैसे कि मैंने कहा कि 1717 का जो नवाब का फरमान था और बाकी जो प्रिविलेजेस मिले धीरे धीरे करके, जो वो मिसयूज़ करने लगे उन सारे प्रिविलेजेस का, जिसको जाके आगे चल के वो फोर्टिफाई करने लगे कुछ एरियाज़ को स्लोली एंड ग्रेजुअली, जिससे क्या हुआ कि नवाब की अथॉरिटी के ऊपर में ये क्वेश्चन था, तो बाद में नवाब ने क्वेश्चन स्टार्ट करना, तो उसके कारण आपको पता है कि वो ब्लैक होल ट्रेजेडी एंड ऑल दैट हुआ है। तो उसको आप इस तरीके से शॉर्ट में मेंशन कर सकते थे, तो ताकि फ्लो आ सके आपके पूरे पॉइंट्स के अंदर। तो एनीवे सर हैज़ रिटन वेरी वेल, तो यहाँ से हम ये पॉइंट को ऐड कर सकते थे। अब आते हैं लास्ट में हमारा कंक्लूजन का पार्ट। देखो सर ने जिस तरीके से कंक्लूजन यहाँ लिखा है इट इज़ एक्सेप्शनली वेल। मैं सर का एक बहुत स्पेसिफिक चीज़ अगर बताऊँ कि सर ने किया है, तो सर ने एटलीस्ट 3 जगह कोट किया है हिस्टोरियंस को, स्कॉलर्स को, जिसकी वजह से उनका मार्क्स यहाँ पे बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि जब हम हिस्ट्री ऑप्शनल के आंसर्स को लिखते हैं वही हमारा सबसे बड़ा डिफरेंस आता है कि हम हिस्टोरियोग्राफी को कोट करते हैं, हम हिस्टोरियंस को कोट करते हैं, और सर ने बखूबी ये चीज़ किया है यहाँ पर, 3 हिस्टोरियंस को कोट किया, जिसकी वजह से यहाँ एडेड एडवांटेजेस उनको मिलेगा। तो सर ने क्या किया है, देखो यहाँ पर दस अकॉर्डिंग टू एन.के. सिन्हा द रिवॉल्यूशन, तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ रिवॉल्यूशन इज़ समथिंग आई मीन वेरी वेग, क्योंकि रिवॉल्यूशन एक जनरल वर्ड होता है जहाँ पर उसका जो आप ऐसे समझ लो कि जो रिपार्केशंस होते हैं, जो एस्पेक्ट्स होते हैं, जो इफेक्ट्स होते हैं, वो काफ़ी बड़े होते हैं। तो इंस्टेड ऑफ रिवॉल्यूशन आई लाइक टू ऐड हियर बैटल ओनली, इट्स अ बैटल ऑफ 1757। तो हम इसको ऐसा यहाँ कंक्लूजन कर सकते थे कि देखो जैसे कि आई मीन यूपीएससी ने खुद मेंशन किया है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कि द बैटल ऑफ प्लासी वाज नॉट अ ग्रेट बैटल बट अ ग्रेट बेट्रायल, एंड देन अकॉर्डिंग टू एन.के. सिन्हा the battle of 1757 made East India Company the master of Bengal. In this way we can sum up the answer, and definitely by understanding these small points, by properly evaluating, analyzing the topper's answer, learning from their maybe mistakes if there are, however means उन्होंने definitely improve किया है इसके ऊपर में, तब जाके उनका आज ऑल इंडिया रैंक 18 आया है। और यही है आई मीन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट। हम आंसर राइटिंग इसलिए करते हैं ताकि हमारा ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट हो सके, दैट इज़ द आइडिया, राइट। सो होप यू अंडरस्टैंड, एंड आई होप कि मैं आपको समझाने में आई मीन सफल रहा कि किस तरीके से आंसर्स को बेटर कर सकते हैं, कैसे पोर्ट्रे कर सकते हैं अच्छे आंसर को, और क्या स्ट्रक्चर हो सकता है आंसर का। बाय दिस वे यू कैन स्टार्ट राइटिंग आंसर, definitely you will master the topic, and definitely in future you are going to have a great opportunities which is coming on. Thank you very much. Stay connected.